हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा, आज हमारा वेव ऑप्टिक्स का लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। आपने पूरे ऑप्टिक्स में देखा है या मेरे से बार बार सुना है, पूरे रे ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के अगर हम देखें तो लाइट के 8 फिनोमेनन हैं, जिसमें 5 है रे में, 3 है वेव में। रे में जो 5 प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और डिस्पर्सन। ये 5 है रे में, जबकि वेव में है 3। पहला डिफ्रैक्शन, दूसरा इंटरफेरेंस और तीसरा पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस तो हमने पिछला वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, लेकिन आज का क्लास हमारा चलेगा डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल और एन अपर्चर। ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु है लाइट के पाथ में तो इसको ऑब्स्टकल बोलेंगे। लाइट के पाथ में, जैसे मेरे हाथ में टॉर्च है और टॉर्च के पाथ में अगर हम कोई लकड़ी रख दे या कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो ये ऑब्स्टकल का काम करेगा। बट अगर ये रख दे गेट जैसा, द्वार जैसा, इट इज कॉल्ड द्वारक माने अपर्चर। तो किसी ऑब्स्टकल के कॉर्नर से या किसी अपर्चर के कॉर्नर से लाइट का बेंडिंग, किसी ऑब्स्टकल के कॉर्नर से या किसी एपर्चर के कॉर्नर से लाइट का बेंडिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आइए हम लोग सीधे स्टेटमेंट को देखते हैं। The bending of light around the corner of an obstacle or an aperture into the region of geometrical shadow. Once again, diffraction. The bending of light around the corner of an obstacle or an aperture in the region of geometrical shadow of obstacle is called diffraction. एक और बार, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल और एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ऑब्स्टकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब यहां पिक्चर में हम लोग देखते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये ऑब्स्टकल, सामने में एक स्क्रीन। जब लाइट यहां से आया तो ये तो ऑब्स्टकल है, लेकिन ऑब्स्टकल के कॉर्नर से देखिए डॉट डॉट में मैंने जो दिखाया है, लाइट का यहाँ पर बेंडिंग हो गई और सामने में है शेडो, ऊपर है लाइट, लेकिन बीच का जो छोटा सा रीजन है यहाँ पे सॉफ्ट शेडो, मतलब हल्का शेडो रहेगा, हल्का लाइट हल्का शेडो। तो बीच में फुल शेडो, क्योंकि सामने वो ऑब्स्टकल है तो बीच में फुल शेडो, ऊपर फुल लाइट, नीचे फुल लाइट, और जो बीच का रीजन है जहां पर बेंडिंग है यहाँ पर सॉफ्ट शेडो होगा। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल, यहां देखते हैं अपर्चर से एक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे एक अपर्चर लिया और कॉर्नर, अपर्चर के कॉर्नर से लाइट का बेंडिंग देखिए यहाँ पर आपको दिखता होगा। तो बीच में तो पूरा लाइट है, ऊपर शेडो होगा, नीचे शेडो होगा, जबकि यहाँ पर सॉफ्ट लाइट होगा जहां पे लाइट की बेंडिंग होती है। तो ये दोनों बात हमारा बोलता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल और एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ऑब्स्टकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो प्रकार की होती है, एक फ्रेस्नेल और एक फ्राउनहोफर। हम यहां देखते हैं डिफ्रैक्शन के टाइप। डिफ्रैक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल में क्या होता है, अगर ऑब्स्टकल से सोर्स या तो स्क्रीन या तो दोनों फिनाइट दूरी पर हो, तो अगर ऑब्स्टकल से सोर्स या तो स्क्रीन या तो दोनों फिनाइट दूरी पर हो और डिफ्रैक्शन होती हो तो इट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स और स्क्रीन या बोथ आर एट फिनाइट डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर हो, फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टकल और एन अपर्चर काउजिंग डिफ्रैक्शन आर कॉल्ड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इसके एग्जांपल में आप दे सकते हैं डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट सिंगल या स्ट्रेट एज, जैसा कि हमने देखा स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन, या डिफ्रैक्शन थ्रू अ स्मॉल ओपेक डिस्क, मतलब एक कोई जिसे लाइट पार नहीं होती है ओपेक डिस्क, उससे डिफ्रैक्शन हो। तो ये सीधा जो ऊपर में आप एग्जांपल देख रहे थे, इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लेकिन एक होता है फ्राउनहोफर। इसमें क्या होता है, ऑब्स्टकल से सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफिनिट दूरी पर होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड स्क्रीन, और नहीं है एंड है, एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टकल और एन अपर्चर काउजिंग डिफ्रैक्शन आर कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ऐसे एग्जांपल में आप ले लिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अभी आपने देखा डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन हमारे पास दो टाइप की है, एक फ्रेस्नेल और एक फ्राउनहोफर। अब हमको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट उठाना होगा, ये वेव ऑप्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट सुंदर टॉपिक, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पे बैठा एक घटना है और इसमें हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। पिक्चर भले मिसाइल जैसा आपको दिख रहा है, बट पिक्चर को आप समझिए, मैं धीरे धीरे पिक्चर को समझाता हूँ। यहाँ पर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जिससे जो लाइट निकलती है उसका लेमडा सेम हो, वेवलेंथ सेम वाला लाइट निकलता है। तो यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, लाइट इससे निकाला, इसको किसी लेंस L1 पे गिराया और L1 से पास करने के बाद हो गई पैरेलल और ये बिहेव करने लगा प्लेन वेव फ्रंट WW डैश का। वो प्लेन वेव फ्रंट चला, एक एपर्चर से गुजरा AB, एपर्चर से गुजरा AB जिसके बीच की चौड़ाई है छोटी d, फिर भी यहाँ पर पैरेलल रहा क्योंकि डिफ्रैक्शन यहाँ पर होगी स्लाइटली, वो डिफ्रैक्शन में बाद में आपको डॉट डॉट में दिखाऊंगा। तो यहाँ से सीधे पैरेलल चली, उसको लेंस L2 पे गिराया और फिर ये लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया और स्क्रीन पे किसी पॉइंट O पर मिला जो कि स्लिट से ये कैपिटल D दूरी पर है। चूंकि A से O और B से O इक्वल दूरी पर है और एक ही फेज में मिल रहा है, एक बार और, चूंकि A से O और B से O इक्वल दूरी पर है और एक ही फेज में मिल रहा है, तो यहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहां पर ब्राइट बनेगा और पॉइंट O का नाम है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों हुआ ये? क्योंकि A से O की दूरी और B से O की दूरी बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पे है और सेम फेज में भी है, इसलिए O पर है हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कुछ मैंने लिखा है, let a monochromatic source of light as emits light and become parallel after reflection from lens L1 and behave as a plane wavefront WW dash and passes through aperture AB and reflection from lens L2 meet the screen at point O. Point O is equidistant from A and B and meeting in same phase, so constructive interference takes place at point O. So point O is called central maxima या central bright fringe। इसको central maxima या central bright fringe बोलेंगे O को, क्योंकि A से O की दूरी और B से O की दूरी सेम है, equidistant पे है और फेज भी सेम है। अब क्या करेंगे? So point O is called central maxima। Now लाइट वेव को एपर्चर से थीटा एंगल से हम लोग डिफ्रैक्ट करते हैं, जो डॉट डॉट में मैंने दिखाया है, थीटा एंगल से इसको डिफ्रैक्ट किया। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी डिफ्रैक्ट करे, क्योंकि अगर ये ऊपर उठा तो ये हट गया, ये जितना ऊपर उठा ये उतना ही हटा। तो दिस 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 एंड दिस ऑल एंगल इज थीटा, सब सेम एंगल है। तो क्या बोला मैंने? लेट लाइट वेव डिफ्रैक्टेड थ्रू एंगल थीटा एंड मीट द स्क्रीन एट पॉइंट P, थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट किए और स्क्रीन पे कोई पॉइंट P पर मिले जो सेंट्रल मैक्सिमा से x दूरी पर है। ठीक है, P विल बी मैक्सिमा और मिनिमा, इट डिपेंड अपॉन पाथ डिफरेंस। O पर तो गारंटी थी कि वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा है, ब्राइट है, बट P पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, ये कंफ्यूजन है और ये यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो P पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इट डिपेंड अपॉन पाथ डिफरेंस, इट डिपेंड अपॉन पाथ डिफरेंस व्हिच इज Bn। अब गौर करें, जब ये डिफ्रैक्ट नहीं था तो n वाला पॉइंट B के पास था, लेकिन अगर डिफ्रैक्ट हुआ तो Bn के पास आ गया, यानी कि Bn हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। तो व्हिच इज Bn, पाथ डिफरेंस हमारा Bn। पॉइंट P इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, यानी पॉइंट P जो है सेंट्रल मैक्सिमम से x डिस्टेंस पर है। तो हमको बात करना है P पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो P पे मैक्सिमा होना है कि मिनिमा होना है, ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा हो गया तो मैक्सिमा और पाथ डिफरेंस कुछ वैसा हो गया तो मिनिमा। तो चलिए पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं ABN, ABN, चूंकि ये थीटा है तो यहां से लगा देंगे sin थीटा। तो पाथ डिफरेंस Bn निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल ABN में। sin थीटा इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंबा कर्व Bn बाय AB। तो Bn बाय AB, Bn हमारा पाथ डिफरेंस है तो Bn इज इक्वल टू AB sin थीटा और AB हमारा D है, तो यानी कि Bn इज इक्वल टू D sin थीटा। ये निकल गया हमारा पाथ डिफरेंस, Bn इज इक्वल टू D sin थीटा हमारा पाथ डिफरेंस है। अब मिनिमा कब होगा? सुनिए, इफ पाथ डिफरेंस माने D sin थीटा मतलब Bn is equal to 1 lambda, then point P will be minima intensity। अगर path difference 1 lambda के बराबर है then it will be minima intensity। Now divide the slit into two halves, d by 2। slit की चौड़ाई कितनी है d, इसको दो हाफ में बांटना d by 2। Now divide the slit into two half, d by 2, then
पाथ डिफरेंस बिटवीन AC के बीच का पाथ डिफरेंस भी हाफ हाफ हो जाएगा, जो लेमडा था तो जाएगा लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। सो दीज वेवलेट्स मीट एट पॉइंट P इन आउट ऑफ एज में मिलेगा। सो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन विल टेक्स प्लेस एट पॉइंट P एंड वहां पर होगा मिनिमा। एक बार फिर से क्या मैंने बोला है, अगर पाथ डिफरेंस इक्वल टू 1 लेमडा देन पॉइंट P विल बी मिनिमा इंटेंसिटी, divide the slit into 2 half, divide 2, then path difference between AC भी lambda by 2 हो जाएगी। So these wavelets meet the point at P out of edge, so destructive superposition will takes place at point P, मैंने P पर डिस्ट्रक्टिव होगा, मिनिमा होगा कब, जब 1 लेमडा के बराबर होगा। तो मैंने वही काम किया, d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लेमडा, लेकिन चूंकि 1 किया तो यहाँ थीटा 1 कर दिया। अब यहाँ से निकाल लीजिए पहले sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, 1 लेमडा था। अब चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन को इग्नोर कर देंगे, तो थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। तो अगर थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई डी तो थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी और थीटा 3 इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई डी, डायरेक्ट लिखा थीटा n इज इक्वल टू n लेमडा बाई डी। ये केस था मिनिमा का। अब एक केस देखते हैं मैक्सिमा कब होगा। आइए, फॉर मैक्सिमा अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ये है ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 और ये था 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा के बराबर, ये लेमडा के बराबर लेमडा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू odd multiple of lambda by 2, then constructive interference will take place at point P। if path difference वही bn sin theta, वही d sin theta जो है, if path difference is equal to lambda by 2, then constructive interference will take place at point P, hence point P will be position of secondary maxima। यानी कि d sin theta हमको कितना करना है, odd multiple of lambda by 2, 2n plus 1 into lambda by 2, it is odd मतलब अगर n का वैल्यू कुछ भी डाल देंगे 1 2 3 4 तो ये 3 या 5 या 7 ही होगा, odd multiple of lambda by 2। यहाँ से फिर sin थीटा 1 निकालें, d को नीचे करें, sin थीटा छोटा है इग्नोर करें, तो थीटा 1 is equal to 2n plus 1 lambda by 2। अब n का वैल्यू अगर 1 करते हैं तो 2 1 3 lambda by 2, 3 लेमडा बाई 2d, या 2 करेंगे तो 5 लेमडा बाई 2d, इस टाइप से 5 7 होते रहेगा और थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d। ये था मैक्सिमा के लिए यानी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो बात यही है कि O पर की तो गारंटी थी, बट P पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ डिफरेंस 1 लेमडा के बराबर हुआ तो मिनिमा, और पाथ डिफरेंस अगर ओड मल्टीपल हुआ लेमडा बाई 2 पे तो मैक्सिमा। अब हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए, पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं होता है, बट फिर भी पोलराइजेशन एक टॉपिक, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, 10 मिनट में आपको पोलराइजेशन का आइडिया दूंगा। सन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। जितना लाइट आप देखते हैं, जितना लाइट भी आप देखते हैं, चाहे सनलाइट हो, ट्यूबलाइट हो, कैंडल का लाइट हो, टॉर्च का लाइट हो, आपके घर का ट्यूबलाइट हो, जो भी लाइट हो, ऑल इज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन तीनों दिशाओं में होता है, एक्स वाई जेड, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है मैक्सवेल के मुताबिक। इट कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपगेशन। तो ये एक अनपोलराइज्ड लाइट हो गया। लेकिन एक पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? सन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, ये तो छोड़ ही दीजिए। पोलराइजेशन का क्या मतलब है? द phenomenon of restricting the vibration of light wave, the phenomenon of restrict करेगा वाइब्रेशन जो अलग अलग दिशा में होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करके एक दिशा में लाएगा। तो the phenomenon of restricting the vibration of light wave in a particular direction, the phenomenon of restricting the vibration of light waves in a particular direction in a plane perpendicular to the propagation of light wave, in a plane perpendicular to the propagation of light wave is called polarization। मैंने सिंपल लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को, वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेजना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरह, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। द phenomenon of restricting the vibration of light wave in a particular direction in a plane perpendicular to the propagation of light wave is called polarization। और जो पोलराइज्ड लाइट होती है वो एक दिशा में गमन करती है, सीधी दिशा में प्रोपोगेट करती है। ऑर्डिनरी लाइट तो सारे दिशा में, लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा उसका मूवमेंट एक दिशा में होगा। जैसे अब हमारे आंख के ऊपर से एक लेजर लाइट चलाया जाए सीधे, तो उसका मूवमेंट सीधा होगा, वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। टर्मुलिन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म दो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हैं जो पोलराइजर का काम करता है, यानी जिससे अगर ऑर्डिनरी लाइट को हम गुजारे, अनपोलराइज्ड लाइट को गुजारे तो उसको पोलराइज कर देगा। यानी कि टर्मुलिन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म आर दो बढ़िया पोलराइजर।
अब एक पिक्चर आपको दिखाते हैं पोलराइजेशन का। सन जो कि ऑर्डिनरी लाइट देगा, अनपोलराइज्ड लाइट देगा। देखिए अनपोलराइज्ड लाइट की पहचान क्या होगी, तीर भी होगा, एरो भी होगा, बीच में डॉट डॉट भी होगा, तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसको मैंने टर्मुलिन क्रिस्टल से गुजारा है, गुजरने के बाद लाइट देखिए सीधा डॉट है या सीधा एरो है, सीधा डॉट है तो भी ये पोलराइज्ड है, खाली एरो है डॉट नहीं है तो भी ये पोलराइज्ड है। लेकिन इसका मतलब है वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि अगर पेपर पे परपेंडिकुलर होगा, ऊपर नीचे होगा, तो आपको लाइन नहीं दिखेगा, आपको बिंदु दिखेगा, तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये है वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो टर्मुलिन क्रिस्टल से मैंने अनपोलराइज्ड लाइट को गुजारा तो लाइट पोलराइज्ड हो गए। मैंने दो तरीके से दिखाया, एक वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द पेपर और वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब पोलराइज्ड हम लोग करते कितने तरीके से हैं, मेथड ऑफ पोलराइजेशन, हम लोग पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन से भी करते हैं, रिफ्रैक्शन से भी करते हैं, स्कैटरिंग से भी करते हैं, और टर्बुलिन और निकोल प्रिज्म से पास करके भी करते हैं। तो आपने भी देखा कि टर्बुलिन क्रिस्टल से पास किया, निकोल प्रिज्म से पास करने से भी लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। बट एक दिखाता हूं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए आपको पहले फेस करना होगा ब्रूस्टर लॉ, क्योंकि ब्रूस्टर लॉ पोलराइजेशन में यूज हुआ है और वो भी रिफ्लेक्शन के समय में है। एक स्टेटमेंट आप सुनिए ब्रूस्टर लॉ का, लेकिन पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एक लॉ आपकी बढ़ गई, सेकंड लास्ट लॉ है, इसके बाद सिर्फ एक ही लॉ आने वाला है, रेडियोएक्टिविटी की लॉ, तो ये आप याद कर सकते हैं। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम म्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा p। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब इसको प्रूफ करते हैं। आइए, मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया XY, इस पे देखिए अनपोलराइज्ड लाइट लिया, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट किया I एंगल के साथ, ये नॉर्मल हुआ हमारा। अब यहां से कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट भी हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्ट हुई ये पूरी तरह से पोलराइज्ड है, और जो रिफ्रैक्ट हुई देखिए बिंदी भी है, लाइन भी है, मतलब ये पार्शली पोलराइज्ड है, पूरी तरह से पोलराइज्ड नहीं है। तो लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुआ ये पूरी पोलराइज्ड है, ये पार्शली पोलराइज्ड है। तो अगर ये I है तो ये R है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। IC एंगल को मैंने बोला थीटा P, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो ये समझिए। और इसको लिया R डैश, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I और R तो पहले से ही बराबर होता है, और R ही थीटा P है, इनको तीनों आपस में बराबर होगा। नहीं सुने, I और R तो पहले से ही बराबर होता है और R ही थीटा P है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया। और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात आपको जानना होगा कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे याद रखने की चीज है आपके लिए। तो देखते हैं यहां से रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY है, तो एंगल BOY प्लस एंगल COY इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BOY प्लस एंगल COY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो एंगल BOY है, BOY की जगह पे 90 माइनस थीटा P कर देते हैं, पूरा 90 और ये थीटा P हटा देते हैं BOY के लिए, तो 90 माइनस थीटा P, और ई वाला Y वाला एंगल के लिए COY के लिए 90 माइनस R डैश कर देते हैं इज इक्वल टू 90। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, BOY की जगह पे 90 माइनस थीटा P किया, 90 माइनस थीटा P, और Y के लिए 90 माइनस R डैश किया। यहाँ से R डैश निकाल लीजिए, तो एक 90 को एक 90 से काटा, माइनस R डैश को उधर ले गया, प्लस R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस थीटा P। अब सीधे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। तो I ही तो थीटा P है, और नीचे R डैश के जगह पे 90 माइनस थीटा P, ये हो गया cos थीटा P, यानी कि sin थीटा P बाय cos थीटा P मतलब tan थीटा P, क्या हो गई म्यू इज इक्वल टू tan थीटा P। हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये तो था रिफ्लेक्शन करके पोलराइज किए, रिफ्रैक्शन करके पोलराइज किए। तो कुछ पिक्चर और है जिसमें आप देख सकते हैं स्कैटरिंग हो रही है, लाइट पोलराइज्ड हो रही है। एक पार्टिकल्स लिया इंसिडेंट और एक स्मॉल पार्टिकल्स में उसको गिराया, तो जो लाइट स्कैटर्ड हुआ है, जो लाइट स्कैटर्ड हुआ है देखिए पूरी तरह से पोलराइज हो रही है, यहाँ भी पूरी तरह से पोलराइज हो रही है, यहाँ कुछ पार्शियली पोलराइज हो रही है। तो ये घटना था स्कैटरिंग से, लाइट का फैलना। स्कैटरिंग आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। तो जब लाइट छोटे पार्टिकल्स पे गिरती है तो चारों दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाती है। तो जो लाइट गिरी वो अनपोलराइज्ड था, लेकिन जो स्कैटर्ड हुआ उसमें से कुछ प्लेन पोलराइज, कुछ पार्शियली पोलराइज्ड है और कुछ पूरी तरह से पोलराइज्ड है। तो रिफ्रैक्शन करके भी पोलराइज कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन से भी हो रहा है, स्कैटरिंग से भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन से भी हो रहा है, और टर्बुलिन क्रिस्टल से तो पोलराइज कर ही रहे हैं, निकोल क्रिस्टल पोलराइज होता है। तो आज का छोटा सा पार्ट में मैंने डाला रिफ्रैक्शन एंड
आज मैंने डाला आपका पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। तो एक बार जरा दोनों का स्टेटमेंट सुनते हैं लास्ट में। डिफ्रैक्शन क्या था? द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और पोलराइजेशन क्या था? द फिनोमिनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव इन ए पार्टिकुलर direction in a plane perpendicular to the vibration of light waves in propagation of light wave is called polarization। तो ये था वेव ऑप्टिक्स। अब आपका रे और वेव का ऑलमोस्ट नोट्स तैयार है। मैंने अक्सर 7-8 वीडियो में रे और वेव दोनों को डाला है। आप इसका नोट्स और रिवीजन दोनों आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।